राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर सुबह लगभग 90 लाख लोगों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। संसद ने जम्मू कश्मीर से संबंधित 3 विधेयकों को मंजूरी दे दी, जिनमें केंद्र शासित प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने तथा वाल्मीकि समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रावधान शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग की। ब्राजील की रक्षा फर्म एम्ब्रेयर डिफेंस एंड सिक्योरिटी और महिंद्रा समूह ने घोषणा की कि उन्होंने भारतीय वायु सेना की नए माध्यम परिवहन विमान की आवश्यकता के जवाब में C-390 मिलेनियम विमान पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव ने बताया कि देश में आज 15 किलोमीटर प्रतिदिन की दर से रेल पटरियां बिछाई जा रही हैं और 2014 से 2023 तक कुल 30,336 किलोमीटर तक रेल पटरियां बिछाई जा चुकी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और बड़े कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने हरदा जिले के एक पटाखा कारखाने में हुए विस्फोट की घटना के मद्देनजर अधिकारियों को स्थानांतरित करने के एक दिन IAS अधिकारी आदित्य सिंह को हरदा का नया कलेक्टर और IPS अधिकारी अभिनव चौकसे को पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया। प्रगति मैदान में आयोजित होने वाले 9 दिवसीय नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का शुभारंभ 10 फरवरी को सुबह 11 बजे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया जाएगा। आम आदमी पार्टी गुजरात, हरियाणा और गोवा के लिए आगामी लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए 13 फरवरी को अपनी राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक करेगी। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए करोड़ों रुपए का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि यह गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी या ज्ञान की समृद्धि पर केंद्रित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 62वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत को खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का योगदान अद्वितीय है। उन्होंने कहा कि संस्थान ने न केवल कृषि से संबंधित अनुसंधान एवं विकास कार्यों को कुशलता पूर्वक किया है, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि ऐसे अनुसंधान जमीन पर दिखे। राष्ट्रपति ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस संस्थान ने 200 से अधिक नई प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं। उन्होंने कहा कि भारत की GDP में कृषि का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए यह सुनिश्चित करना काफी आवश्यक है कि हमारी अर्थव्यवस्था का यह आधार यथासंभव बढ़े और इसमें किसी तरह की कोई बाधा न आए। हरित क्रांति के प्रमुख केंद्र और कृषि के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देने वाले भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 62वें दीक्षांत समारोह में आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता महसूस हो रही है। सर्वप्रथम मैं आज स्नातक हो रहे विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ और आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। मैं आज पुरस्कृत होने वाले वैज्ञानिकों को भी बधाई देती हूँ, जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है। पिछले वर्ष अक्टूबर में मैंने इसी ऑडिटोरियम में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था कि इकोलॉजिकली सस्टेनेबल, एथिकली डिजायरेबल, इकोनॉमिकली अफोर्डेबल और सोशियली बेनिफिशियल उत्पादन के लिए हमें अनुसंधान की आवश्यकता है। मैं आशा करती हूँ कि आज स्नातक हो रहे सभी विद्यार्थियों जहाँ भी जाएंगे अपने संस्थान की गरिमा को बढ़ाते हुए उच्च मानकों के अनुकूल कार्य करेंगे। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भारत द्वारा खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में अतुलनीय योगदान दिया है। इस संस्थान ने न केवल कृषि से जुड़े अनुसंधान एवं विकास कार्यों को दक्षतापूर्वक किया है, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया है कि ऐसी जानकारी प्रयोगशाला के बाहर धरातल पर जाकर मूर्त रूप ले सके।
मुझे खुशी है कि किसानों के साथ वैज्ञानिकों के संपर्क को बढ़ावा देने के लिए एक अभिनव पहल मेरा गांव मेरा गौरव की शुरुआत की गई है। IARI के बहुआयामी कार्य ने देश के कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में लगातार वृद्धि सुनिश्चित की है। इसके लिए मैं IARI परिवार की विशेष सराहना करती हूँ। स्थापना के बाद से ही ये संस्थान देश के लिए मानव संसाधन विकसित करने का कार्य कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि IARI के अंतर्गत कई स्कूल से जैसे स्कूल ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट, स्कूल ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेस, स्कूल ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस, स्कूल ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस, ये सभी स्कूल्स अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। IARI ने कृषि विकास के लिए निरंतर कार्य किए हैं। इस संस्थान ने 200 से ज्यादा नई तकनीकों का विकास किया है। वर्ष 2005 से 2020 के बीच की IARI ने 100 से ज्यादा वेराइटीज विकसित की है और 100 से ज्यादा पेटेंट्स अपने नाम की है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि ये संस्थान अनुसंधान के साथ साथ एक वैश्विक विश्वविद्यालय बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुझे बताया गया है कि इस संस्थान द्वारा लगभग 500 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को उपाधियां प्रदान कर चुकी हैं। पड़ोसी देशों में मानव संसाधन विकास कार्य के IARI ने न केवल वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन का परिचय दिया है, बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर को भी बढ़ाया है। देवियों और स्वजनों, जैसे कि हम सब जानते हैं, भारत में एक बहुत ही बड़ी जनसंख्या कृषि से जीविका अर्जन करती है। कृषि का भारत के सफल घरेलू उत्पादन में भी महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि प्रधान परिवार से आने के कारण मैं जानती हूँ कि एक किसान खाद्यान्न उपलब्ध कराने और कितने संतुष्ट अनुभव करते हैं। इसीलिए हम छोटेपन में भी एक पोयम गाया करते थे, 400 अच्छी जहारो। हम तो ओडिया में पढ़ाई की है, तो 400 अच्छी जहारो की आनंद तहारो, चासी भाई जोगाओ छी दुनिया को जहार। इट मीन्स जिसका चास है, जिसका खेती है, ये क्या करते हैं ना, दुनिया को आहार देते हैं। एक एक निवाला करके अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं तो माँ कितने खुशी महसूस करती है। ऐसे ही एक किसान जब दुनिया को आहार देते हैं तो बहुत खुश महसूस करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि किसान के हल की नोक से खींची गई रेखा सभ्यता के पूर्व के समाज और विकसित समाज के बीच की रेखा है। आज देश की अर्थव्यवस्था जो सुदृढ़ हो रही है, उसमें किसानों का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि देश में किसान 70% है। 70% किसानों का योगदान बहुमूल्य होता है। इसमें कोविड-19 महामारी के दौरान देखा है कि कृषि एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जिसने भारत के सफल घरेलू उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दिखाई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वर्ष 2047 में जो भारत विकसित राष्ट्र बनकर उभरेगा तो भारत का किसान इस यात्रा का अग्रदूत होगा। अंत में एक बार फिर मैं IARI परिवार के सभी सदस्यों और स्नातक विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान के भारत मंडपम में श्री प्रभुपाद जी की 150वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने चैतन्य महाप्रभु के योगदान को याद किया और कहा कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम के प्रतिमान थे। उन्होंने अध्यात्म और साधना को जन साधारण के लिए सुलभ बना दिया। चैतन्य महाप्रभु ने आनंद के माध्यम से भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। पीएम ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण लीला की गीतात्मकता के साथ साथ जीवन को समझने के लिए उसका महत्व भी बताया है। चैतन्य महाप्रभु जैसी विभूतियां समय के अनुसार किसी न किसी रूप में अपने कार्यों को आगे बढ़ाती रहती हैं। आज आपके चेहरों पर जो उल्लास, जो उत्साह दिखाई दे रहा है, मुझे विश्वास है इसमें रामलला के विराजमान होने की खुशी भी शामिल है। इतना बड़ा महायज्ञ संतों की साधना से, उनके आशीर्वाद से ही पूरा हुआ है। साथियों, आज हम सब अपने जीवन में ईश्वर के प्रेम को, कृष्ण लीलाओं को और भक्ति के तत्व को इतनी सहजता से समझते हैं। इस युग में इसके पीछे चैतन्य महाप्रभु की कृपा की बहुत बड़ी भूमिका है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम के प्रतिमान थे। उन्होंने
आध्यात्म और साधना को जन साधारण के लिए सुलभ बना दिया, सरल बना दिया। उन्होंने हमें बताया कि ईश्वर की प्राप्ति केवल संन्यास से ही नहीं, उल्लास से भी हो की जा सकती है। और मैं अपना अनुभव बताता हूँ। मैं इस परंपराओं में पला बढ़ा इंसान हूँ। मेरे जीवन के जो अलग अलग पड़ाव है, उसमें एक पड़ाव कुछ और ही था। मैं उस माहौल में बैठता था, बीच में रहता था, भजन कीर्तन चलते थे, मैं एक कोने में बैठा रहता था, सुनता था, मन भर के, जी भर करके उस पल को जीता था, लेकिन जुड़ता नहीं था, बैठा रहता था। पता नहीं, एक बार मेरे मन को काफी विचार चले। मैंने सोचा ये दूरी किस चीज की है, वो क्या है जो मुझे रोक रहा है। जीता तो हूँ, जुड़ता नहीं हूँ। और उसके बाद जब मैं भजन कीर्तन में बैठने लगा तो खुद भी ताली बजाना, जुड़ जाना, और मैं देखता चला गया कि मैं उसमें रम गया था। मैंने चैतन्य प्रभु की इस परंपरा में जो सामर्थ्य है उसका साक्षात्कार किया हुआ है। और अभी जब आप कर रहे थे और मैं ताली बजाना शुरू हो गया तो वहाँ लोगों को लग रहा है पीएम ताली बजा रहा है। पीएम ताली नहीं बजा रहा था, प्रभु भक्त ताली बजा रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने हमें वो दिखाया कि श्री कृष्ण की लीलाओं को, उनके जीवन को उत्सव के रूप में अपने जीवन में उतारकर कैसे सुखी हुआ जा सकता है, कैसे संकीर्तन, भजन, गीत और नृत्य से आध्यात्म के शीर्ष पर पहुंचा जा सकता है। आज कितने ही साधक ये प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं, और जिसका अनुभव को आनंद होता है, मुझे उसका साक्षात्कार हुआ है। चैतन्य महाप्रभु ने हमें श्री कृष्ण की लीलाओं का लालित्य भी समझाया और जीवन के लक्ष्य को जानने के लिए उसका महत्व भी हमें बताया। इसलिए भक्तों में आज जैसी आस्था भागवत जैसे ग्रंथों के प्रति है, वैसा ही प्रेम चैतन्य चरितामृत और भक्तमाल के लिए भी है। चैतन्य महाप्रभु जैसी दैवीय विभूतियों समय के अनुसार किसी न किसी रूप से अपने कार्यों को आगे बढ़ाती रहती। श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद उन्हीं के संकल्पों की प्रतिमूर्ति थे। साधना से सिद्धि तक कैसे पहुंचा जाता है, अर्थ से परमार्थ तक की यात्रा कैसे होती है, श्री शील भक्ति सिद्धांत जी के जीवन में हमें पग पग पर ये देखने को मिलता है। 10 साल से कम उम्र में प्रभुपाद जी ने पूरी गीता कंठस्थ कर ली। किशोरावस्था में जिन्होंने आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कृत, व्याकरण, वेद, वेदांगों में विद्वता हासिल कर ली। उन्होंने ज्योतिष गणित में सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों की व्याख्या की, सिद्धांत सरस्वती की उपाधि हासिल की। 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने संस्कृत स्कूल भी खोल दिया। अपने जीवन में स्वामी जी ने 100 से अधिक किताबें लिखी, सैकड़ों लेख लिखे, लाखों लोगों को दिशा दिखाई। यानी एक प्रकार से ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों का संतुलन जीवन व्यवस्था से जोड़ दिया। जब नेतृत्व युवा करेगा तो देश चंद्रमा पर रोवर भी उतारेगा और उस स्थान को शिव शक्ति नाम देकर अपनी परंपरा को पोषित भी करेगा। अब देश में वंदे भारत ट्रेन भी दौड़ेगी और वृंदावन, मथुरा, अयोध्या का कायाकल्प भी हो। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत केंद्रीकृत किसान रक्षक हेल्पलाइन 14447 और पोर्टल कृषि बीमा सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म सारथी एवं कृषि समुदाय के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म का आज दिल्ली में समारोह पूर्वक शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
कैलाश चौधरी, केंद्रीय कृषि सचिव मनोज आहूजा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मुंडा ने कहा कि यह देश गांवों का देश है, किसानों का देश है। किसानों को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कृषि मंत्रालय लगातार काम कर रहा है। किसानों को उन्नत करने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए मुंडा ने कहा कि किसानों के सामर्थ्य, ताकत, मजबूती से ही देश का सामर्थ्य व मजबूती है। इसे ध्यान में रखते हुए व कृषक समुदाय की उन्नति को रेखांकित करते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय काम कर रहा है। सरकार की ओर से संचालित योजनाओं के माध्यम से किसान की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने इस दिशा में सरकार द्वारा निरंतर किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में अवसर मिल रहा है कि तकनीकी रूप से भी किसानों को सशक्त बनाने में सहयोगी बने। किसानों से डिजिटली जुड़ते हुए उन्हें आगे बढ़ाने के लिए काम करें। इसी नवाचार के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कृषि रक्षक पोर्टल व हेल्पलाइन, सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क एवं LMS प्लेटफॉर्म का शुभारंभ हुआ है। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के लिए मयूर विहार फेज 3 में सरकारी स्कूल की नई इमारत का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में कई नए स्कूलों का उद्घाटन किया गया है, जिससे लाखों बच्चों के पढ़ने का इंतजाम हो गया है। वहीं सीएम ने कहा कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने से एक पीढ़ी में गरीबी का उन्मूलन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार स्कूल खोल रही है। नए स्कूलों में प्रयोगशाला, पुस्तकालय और गतिविधि कक्ष सहित सर्वोत्तम बुनियादी ढांचा होगा। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आप लोगों का जुनून वाकई काबिले तारीफ है। मैं नहीं समझता ये चमत्कार पहले कभी भारत देश में देखा गया कि किसी स्कूल के शिलान्यास के लिए इतनी भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और इतने जोश और जुनून के साथ लोग आज यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों के अंदर ही मैंने इतने स्कूलों का उद्घाटन कर दिया, 1,00,000-1,50,000 गरीबों के बच्चों के पढ़ने का इंतजाम कर दिया पिछले कुछ दिनों के अंदर। अब आपका भी यहाँ पे शानदार स्कूल बनेगा। पहले जो टाट पट्टी टिन वाला स्कूल था, उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। अब ये बदल गया। अब सबको अच्छी शिक्षा मिलेगी, पैसे भी नहीं देने, सबको मुफ्त शिक्षा मिलेगी। सारी दिल्ली के अंदर इतने शानदार, जितने पुराने स्कूल थे सबको तोड़ तोड़ के नया बना रहे हैं। और भाई साहब, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, मेरे को पता है इस इलाके के अंदर बहुत प्राइवेट स्कूल हैं बड़े बड़े। जिस दिन ये स्कूल बन जाए, एक चक्कर इस स्कूल का लगा लेना और एक चक्कर उन प्राइवेट वालों का लगा लेना। प्राइवेट से ज्यादा शानदार नहीं हो, राजनीति छोड़ दूंगा। जितना शानदार ये स्कूल बन रहा है, इसमें इतनी सारी लेबोरेटरी लैब बनेंगी, लाइब्रेरी बनेंगी, एक्टिविटी रूम बनेंगे, बहुत ही शानदार। और लिफ्ट लगेगी, किसी प्राइवेट स्कूल में लिफ्ट नहीं है आपके चारों तरफ जाके। आपके बच्चे तीसरी मंजिल पे जो बच्चे की क्लास होगी वो लिफ्ट में चढ़ के जाया करेगा, सीढ़ियों से चढ़ के जाने की जरूरत नहीं है उसको। दोस्तों, मेरे को ये लगता है अगर हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, अगर हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, एक पीढ़ी के अंदर इस देश से गरीबी दूर हो सकती है। कि एक बच्चे से हम मिले, उस बच्चे से पूछा तेरे पिताजी क्या करते हैं? वो बोला जी मेरे पिताजी एक फैक्ट्री में मजदूर हैं। मजदूर की कितनी तनख्वाह होगी? 5,000 7,000 इतनी तनख्वाह होगी। उसका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और अब सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए उसके बेटे का IIT में कंप्यूटर साइंस में उसका एडमिशन हो गया। अब 4 साल के बाद उसका बच्चा कंप्यूटर साइंस बन के निकलेगा, इंजीनियर बन के। कंप्यूटर इंजीनियर जब बन के निकलेगा, उसकी पहली तनख्वाह 3 लाख रुपए महीना होगी। वो बच्चा 3 लाख रुपए महीना लाके अपने पिताजी के हाथ में रखेगा। उस परिवार की तो गरीबी दूर हो गई। हुई कि नहीं हुई? अगर हमने सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई अपनी बड़ी व्यापार करेगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई इंडस्ट्री खोलेगा, कोई अच्छी नौकरी करेगा, बड़ी बड़ी नौकरी करेगा, सबका भविष्य बन जाएगा। सब अपने अपने परिवार की गरीबी दूर करेंगे। 10 से 15 साल के अंदर अगर हम, मेरा दिल कहता है अगर पूरे देश में एक ही काम कर दें,
अपने सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दे, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दे और कोई काम करने की जरूरत नहीं है, गरीब अपने आप अमीर हो जाएंगे। जो काम आज हम लोग दिल्ली में कर रहे हैं, ये काम आजादी के टाइम पे हो जाना चाहिए था, 1950 में 1955 में हो जाना चाहिए था। हमें अपने सारे गरीबों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर देते, आज हमारा देश गरीब देश नहीं कहलाता, हमारा देश अमीर देश अमेरिका को पीछे छोड़ देते हम लोग। दिल्ली में हमने इतने शानदार स्कूल बना दिए, अब पंजाब में हमारी सरकार बनी है, पंजाब में भी खूब शानदार स्कूल बना रहे हैं। सारे स्कूल पंजाब में 20,000 स्कूल हैं, एक एक स्कूल गांव-गांव के अंदर, एक एक स्कूल के अंदर अभी काम चल रहा है। सारे स्कूल शानदार बना रहे हैं, लेकिन दिल्ली और पंजाब को छोड़ के और कहीं स्कूलों पे काम नहीं चल रहा। बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहले कहा था कि अगर अपने समाज को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। कहा था कि नहीं कहा था? दोस्तों, आज बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा कर रहे हैं हम लोग। 75 साल हो गए, उनका सपना अधूरा रह गया और मैंने भी कसम खाई है, बाबा तेरा सपना अधूरा केजरीवाल करेगा पूरा। आज छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश किया, जिसके उपरांत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि यह बजट केवल 5 साल का बजट नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की विकास की दशा और दिशा तय करने वाला बजट है। यह बजट बिना किसी नए कर प्रस्ताव के और मौजूदा करों में बिना किसी वृद्धि के प्रदेश का राजस्व बढ़ाने वाला बजट है। उन्होंने आगे कहा कि यह बजट हमारी सरकार का विजन डॉक्यूमेंट भी है। आज हमारी सरकार का ये पहला बजट है और यह बजट केवल 5 साल का बजट नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ को आगे कई वर्षों तक ले जाने वाला, विकास की दिशा और दशा संवारने वाला यह बजट है। यह बजट बिना किसी नए कर प्रस्ताव के और मौजूदा करों में बिना किसी वृद्धि के प्रदेश का राजस्व बढ़ाने वाला यह बजट है। यह बजट हमारी सरकार का विजन डॉक्यूमेंट भी है। इस बजट से आप सभी को इस बात का तो पता चल गया होगा कि हमारी सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। हम विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को किस तरह साकार करने वाले हैं, ये आप सब लोगों को पता चल गया होगा। छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2024-25 के बजट के लिए मैं पहले पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को बधाई देना चाहूंगा और हमारे वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। इस बजट में 4 क्षेत्रों में फोकस है। ज्ञान, जी का मतलब है गरीब लोगों पर यह बजट फोकस है। गरीब लोग कहने से जैसे आदिवासी क्षेत्रों में तेंदुपत्ता तोड़ते हैं, तेंदुपत्ता को हरा सोना भी बोलते हैं। और उसमें इस बजट में पहले 4,000 रुपया प्रति मानक बोरा मिलता था, जिसको बढ़ाकर 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा किए और बोनस देने का भी प्रावधान किए हैं। गरीब लोग जूते चप्पल तक खरीद नहीं सकते और आप सबको मालूम है कि तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए जंगलों में जाना पड़ता है, तो उनके पांवों में कांटा खूंटी न गड़े, इसके लिए चरण पादुका योजना भी फिर से शुरू करने वाले हैं। उसी तरह से हम लोगों को, आप सब लोगों को मालूम है कि हमारा बस्तर और सरगुजा ये ट्राइबल क्षेत्र है और इसी क्षेत्र में तेंदुपत्ता भी है और इस बजट में सरगुजा और बस्तर के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ये भी गरीबों के लिए है। आज जो भूमिहीन हैं, जो मजदूरी करते हैं, ऐसे लोगों के लिए सरकार साल में 10,000 रुपया सहयोग देगी, इसका भी बजट में प्रावधान है। और भी कई गरीबों के उत्थान के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। उसी तरह से वाई का मतलब हुआ युवा, यूथ के लिए भी इस बजट में बहुत प्रावधान है। एक तो जो पिछले समय में पीएससी के माध्यम से जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, उसकी भी जांच हम लोग सीबीआई से करा रहे हैं और उनके रोजगार की भी व्यवस्था कर रहे हैं और उनकी नौकरी की भी व्यवस्था का प्रावधान इस बजट में है। उसी तरह से ए का मतलब अन्नदाता। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। यहाँ के लोग अधिकांश खेती पर आधारित हैं और किसानों के लिए भी भारी प्रावधान इस बजट में किया गया है। 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देंगे। सिंचाई के लिए पर्याप्त इस बजट में पैसा रखा गया है। तो इस तरह से किसानों के लिए भी
फोकस किया गया है। और एक है एन, नारी। एन का मतलब है नारी। नारी सशक्तिकरण के लिए भी अनेकों इस बजट में प्रावधान है, जिसमें मुख्य रूप से जो मोदी की गारंटी में जो कमिटमेंट है हमारी पार्टी का, कि जो विवाहित महिलाएं हैं उनको साल का 12,000 रुपया देंगे, तो उसकी राशि का भी बजट प्रावधान इस बजट में किए हैं। तो मुख्य रूप से ये 4 बातें इसमें फोकस हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि इस बजट में छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास की परिकल्पना है। कोई भी क्षेत्र इसमें छूटा नहीं है। इतना ही कहकर और आप लोगों को भी इस शानदार बजट के लिए और जो मतलब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सोच है विकसित भारत, तो उसी तरह तो हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ की भी परिकल्पना किए हैं इस बजट के माध्यम से। और विकसित भारत में विकसित छत्तीसगढ़ के माध्यम से हम लोगों का भी आने वाला 2047 तक जो आर्थिक क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री जी टॉप के 3 में अपने देश को खड़ा करने का संकल्प लिए हैं, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ का भी भागीदार रहेगा। उसमें आप सब लोगों का भी कहीं न कहीं मदद की आवश्यकता होगी। और हम समझते हैं कि बजट बहुत ही अच्छा बजट है। सभी वर्गों के हित की चिंता इस बजट में है। जनपद लखनऊ में क्रांति शौर्य समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम ने इस रेजिमेंटल सेंटर के सफलतापूर्वक 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सभी सैन्य अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि 11 गोरखा रेजिमेंटल सेंटर के 75 वर्षों की शानदार सेवा मायने रखती है, क्योंकि भारत की आजादी के बाद गठित होने वाली पहली रेजिमेंट के रूप में गोरखा राइफल को यह गौरव प्राप्त है। आज यहाँ पर प्लेटिनम जुबली सेरेमनी का आयोजन किया गया है। इस रेजिमेंटल सेंटर के सफलतापूर्वक 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मैं सभी सैन्य अधिकारियों, बहादुर जवानों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूँ। 11 गोरखा रेजिमेंटल सेंटर की जिससे 75 वर्षों की शानदार सेवा और भी मायने इसलिए रखती है क्योंकि भारत की आजादी के बाद गठित होने वाली पहली रेजिमेंट के रूप में गोरखा राइफल को यह गौरव प्राप्त है। 75 वर्ष की शानदार सेवा के लिए मैं इस रेजिमेंट से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को, पूर्व सेना अधिकारियों को हृदय से अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूँ। भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम में कोई भी भारतीय कभी संदेह नहीं करता। मुझे स्वयं 5 जनवरी को लखनऊ में नो योर आर्मी फेस्टिवल के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। 14 जनवरी को भारतीय सेना के वीरता पदक विजेताओं के स्वागत समारोह में भी मुझे सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ था। और मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय सेना 140 करोड़ भारतवासियों के गौरव का प्रतीक है। देशवासी इसके शौर्य और पराक्रम को न केवल जानते हैं बल्कि उस पर टूट विश्वास भी रखते हैं। भारतीय सेना का स्वर्णिम इतिहास रहा है। हमारे सैनिकों ने युद्ध काल और शांति काल में देश की रक्षा और सेवा का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। अपने जीवन की परवाह किए बिना सेना के बहादुर जवानों ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में दुर्गम स्थानों पर रहकर देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की सदैव रक्षा की है। 11 गोरखा राइफल्स के अधिकारियों और जवानों और उनके परिवारजनों को प्लेटिनम जुबली की इस सेरेमनी में एक बार पुनः हृदय से बधाई देता हूं। और जिन वीर नारियों का यहाँ पे सम्मान किया गया है, उनके प्रति अपनी पूरी संवेदना और सम्मान व्यक्त करते हुए उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि प्रदेश सरकार अपने वीर सैनिकों के प्रति और वीर नारियों के प्रति सदैव उनके साथ खड़ी रहेगी। मैं एक बार फिर से 11 गोरखा राइफल के हीरक जयंती समारोह के अवसर पर पूरी रेजिमेंट को अपनी हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।